नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के करंट के प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो पॉइंट्स आपको एक बार दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, यूएस ओपन का जो फाइनल मैच है वो कल संपन्न हो चुका है और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए यूएस ओपन में कौन जीता, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस बार यूएस ओपन को सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से इसलिए देखा जाएगा कि ये एक पहला मैच है ऐसा जिसमें दो माएँ यानी कि दो ऐसी लेडीज़ जो माँ होते हुए भी फाइनल मैच में पहुंची हैं। तो वो दो माएँ कौन सी थी, एक तो जापान की थी अपनी नाओमी ओसाका और दूसरी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका। अब इनमें से जीता कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि दो माओं ने क्या खेला है, ये फाइनल मैच खेला है, ये याद रखना। और वो दोनों कौन कौन हैं, एक तो है अपनी नाओमी ओसाका, और नाओमी ओसाका किस कंट्री की हैं ये भी सवाल आ सकता है, तो ये जापान की हैं और इस बार ये इस मैच को जीती हैं, यानी कि ये फाइनल मैच को जीतने वाली पहली माँ है। दूसरी है आपकी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका, और ये हैं आपकी बेलारूस की। देखिए यहां से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको हरा करके किसने हराया, इनको नाओमी ओसाका ने। तो यहां से कितने तरीके के सवाल बनेंगे कि पहला तो ये बनेगा कि बताइए नाओमी ओसाका ने अपने किस प्रतिद्वंदी को हरा करके यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो एक तो इसका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रतिद्वंदी से पूछे जाते हैं। प्रतिद्वंदी से सवाल अगर आपने सही तरीके से याद किया है कि किसके खिलाफ इसने ये मैच खेला था, तब आप इस तरीके के सवाल को सही कर पाओगे। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो सिर्फ यही याद करके जाते हैं कि कौन जीता, उसके बाद में सवाल आ गया ये कि विक्टोरिया अजारेंका के खिलाफ में ये जीती हैं और ऑप्शन हम इसको याद करके गए ही नहीं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस देश से है, तो जो नाओमी ओसाका है वो कहाँ की हैं, जापान की हैं, जबकि विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की हैं। इससे पहले जो नाओमी ओसाका हैं ये लगातार 3 वर्षों में इस मैच को 2 बार जीत चुकी हैं। इससे पिछला 2019 का जो यूएस ओपन का खिताब था वो ये हार गई थी, लेकिन 2018 में इन्होंने ये फाइनल जीता था और ये जो फाइनल जीता था 2018 का, ये अमेरिका की सेरेना विलियम्स के खिलाफ जीता था। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, इसको आप याद रखना। दूसरा पॉइंट है आपका अफगान तालिबान वार्ता। तो अफगान तालिबान वार्ता क्या है, पहले तो एक बार ये समझ लीजिए। देखिए अमेरिका ने तालिबानियों के साथ में मिलकर के क्या किया है, एक शांति का समझौते का जो प्रस्ताव है वो पेश किया है और इसके ऊपर दोहा में, कहाँ पर, दोहा में, और दोहा कहाँ का शहर है, कतर का एक शहर है। तो कतर में इनके बीच में बैठक हो रही है और ये बताया जा रहा है कि जो दोहा में अफगान तालिबानियों के जो शांति समझौता है, इससे क्या होगा कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको चुनावों में फ़ायदा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले चुनावी वादे में ये घोषणा की थी कि हम नवंबर 2020 तक अमेरिकी सैनिकों को वापसी करवाएंगे, यानी कि अफ़गानिस्तान में जितने भी अमेरिकी सैनिक सेवा दे रहे हैं उनको वापस अमेरिका लाया जाएगा और क्या हो जाएगी, अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित हो जाएगी। तो अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अफ़गान तालिबान का शांति वार्ता दोहा में संपन्न की गई है और इससे किसको फ़ायदा मिलने वाला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, उनको भी एक बार ध्यान से पढ़ना कि कौन कौन प्रतिद्वंदी किस पार्टी से अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव के मैदान में उतर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है अपना, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। तो जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है ये अभी वित्त मंत्री साहब ने इसको लॉन्च किया है। तो वित्त मंत्री कौन है अपने, निर्मला सीतारमण। कौन है, तो निर्मला सीतारमण ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मतलब है कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार का अधिकांश हिस्सा होता है, अधिकांश का मीन्स हो गया कि ऐसे बैंक जिनमें
भारत सरकार का 51% भागीदारी होती है या 51% हिस्सेदारी होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया है और इसके तहत जितने भी ग्राहक इन सार्वजनिक बैंकों से जुड़े हुए हैं उन ग्राहकों को कॉल सेंटर के माध्यम से, किसके माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनके घर के दरवाजे पर ही, यानी कि सभी ग्राहकों को दरवाजे पर ही बैंकिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब आपको यहाँ एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो सर्विस है ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के लिए है, यानी कि ऐसे ग्राहक जिनके बैंक अकाउंट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं उन्हीं ग्राहकों को ये सर्विस दी जाएगी। यानी कि प्राइवेट बैंकों में जिन लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं उन लोगों को इस सर्विस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ बनता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को प्रारंभ किया है। चलिए अगला आता है आपका विश्वनाथ सत्यनारायण। तो जो विश्वनाथ सत्यनारायण हैं ये चर्चा में क्यों रहे हैं, देखिए ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये वाला और एक ये जो विश्वनाथ सत्यनारायण हैं ये तेलुगु साहित्यकार हैं। कौन है ये, तेलुगु साहित्यकार। और तेलुगु साहित्यकार हैं, अभी इनकी क्या है 125वीं जयंती है। तो इनकी 125वीं जयंती का जो उद्घाटन किया है वो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। किसने किया है, वेंकैया नायडू ने इनकी 125वीं जयंती का उद्घाटन किया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु साहित्यकार हैं। कौन सी सदी के, 20वीं सदी के साहित्यकार हैं। यानी कि कब से कब तक इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1895 में और 1976 तक ये जीवित रहे, 1895 से 1976 तक। तो इन्होंने भी कई सारी रचनाएं लिखी, चाहे वो लघु कथाएं हो सकती हैं, नाटकों के ऊपर इन्होंने लिखा, भाषण भी इन्होंने लिखे और कई सारी लघु कथाएं हैं जो इन्होंने अपने साहित्य के अंदर उनका समावेश किया है। तो इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनके लिए इनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो वो इनकी रचना है रामायण कल्पवृक्षम। ठीक है, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि रामायण कल्पवृक्षम किसकी रचना है, करंट में है तो पूछ सकता है। तो रामायण कल्पवृक्षम किसकी रचना है, विश्वनाथ सत्यनारायण की। और इसके लिए इनको 1971 में 1971 में क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये क्या थे, पहले तेलुगु साहित्यकार थे जिनको, यानी कि तेलुगु भाषा में जितने भी साहित्यकार हैं उन सब में ये पहले साहित्यकार थे जिनको क्या मिला था, 1971 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, दूसरी रचना, अब एक बात आती है कि इनको जो सम्मान दिया गया था, एक उपाधि दी गई थी, यानी कि इनको कवि सम्राट के नाम से सम्मानित किया जाता था। क्या उपाधि थी इनकी, कवि सम्राट। और जब 1971 में इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इससे पहले एक साल पहले 1970 में इनको पद्म विभूषण से राष्ट्रपति साहब ने क्या किया था, सम्मानित किया था। किससे, पद्म भूषण पुरस्कार से। तो 1970 में इनको पद्म भूषण मिला, 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचना क्या है, रामायण कल्पवृक्षम, 20वीं सदी के तेलुगु साहित्यकार हैं। और वर्तमान में इनकी क्या है, 125वीं जयंती है जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करें। अगला आ रहा है आपका वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही है, पहले स्थान पर कौन सा देश आया है, दूसरे पर कौन सा देश आया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे आपके, पहला तो ये बनेगा कि वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 जारी करने वाला देश कौन सा है। तो इसको जारी किसने किया है, कनाडा ने किया है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है, यानी कि पहले तो हम यही देखेंगे कि फर्स्ट स्थान इसमें किस देश को मिला है। तो दोस्तों फर्स्ट स्थान मिला है इसमें हांगकांग को।
और सेकंड स्थान मिला है इसमें सिंगापुर को, और तीसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। अब बात करते हैं भारत की कि भारत इस सूचकांक में कौन से स्थान पर आया है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 105वीं। कौन सी रैंकिंग है? 105वीं रैंकिंग, जो भारत बाकी के देशों से अभी भी इस सूचकांक में पिछड़ा हुआ है। तो देखिए, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ये किस दृष्टिकोण से जारी किया जाता है? ये देखता है कि किस देश में व्यापार करने के लिए वहाँ के लोगों को, अन्य व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रताएं, कितनी फ्रीडम सरकार के द्वारा दी गई हैं। तो भारत में अभी इतनी ज़्यादा आज़ादी लोगों को नहीं है, लेकिन सरकार क्या है, कार्यरत है। अभी भी कई सारी योजनाएं सरकार ने ऐसी लॉन्च की हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया जो अभियान था, स्टार्टअप प्रोग्राम था। तो इन सभी प्रोग्राम्स के चलते हुए भारत की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ और अभी 2020 की रैंकिंग में इसका 105वां स्थान रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ रहा है आपका? आयुष्मान खुराना। तो देखिए, आयुष्मान खुराना कौन है? आप सारे लोग जानते होंगे। ड्रीम गर्ल मूवी आई थी अभी इनकी हाल ही में, उसके एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो आयुष्मान खुराना क्यों चर्चा में रहे हैं इतने, तो इनको एक बार देख लीजिए। जो आयुष्मान खुराना हैं, इनको अभी यूनिसेफ का क्या बनाया गया है? यूनिसेफ ने अभी क्या बनाया? इनको अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। और जो सेलिब्रिटी एडवोकेट होता है ये ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के किस व्यक्ति को क्या बनाया गया है? यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है, तो वो आयुष्मान खुराना है। तो यूनिसेफ के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जो यूनिसेफ है इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। तो देखिए, 11 दिसंबर 1946 की जो डेट है आपको याद आ रही होगी। इस दिन भारत में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसी दिन क्या हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इसका कार्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में जो इसकी चेयरपर्सन है वो कौन है? हेनरिटा फोर। कौन है इसकी चेयरपर्सन? यहां से भी सवाल आ सकता है। हेनरिटा फोर इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है, इसको आप याद रखना। अब देखिए, जो यूनिसेफ है ये किसके लिए काम करता है? ये बच्चों के अधिकार के लिए काम करता है। किसके लिए? बच्चों के अधिकार के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चों के खिलाफ हिंसा हो रही है या उनके खिलाफ जितनी भी नशे की लत लगी है बच्चों को, या उनको शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ हमेशा जो प्रयास करता रहता है। तो इस बार यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया गया है? बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट यूनिसेफ को घोषित आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, और इनका नाम तो आएगा ही आएगा। चलिए, अगला पॉइंट है आपका कालोजी नारायण राव पुरस्कार। तो इस समय जो कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार है ये किसको मिला है? बस इतना ही याद रखना है। इसमें ये दिया जाता है साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। किसके लिए? साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। और ये किसे दिया गया है? रामचंद्र मौली को दिया गया है। रामचंद्र मौली को इस बार का कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? कि जो व्यक्ति साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका वो है दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो दक्षिण का मतलब है ये है कि जितने भी साउथ के देश हैं उनके बीच में जो सहयोग, शांति, समझौते, समन्वय स्थापित किया जाता है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक दिन घोषित किया गया है कि वो कौन सा दिवस होगा जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। तो 12 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, सितंबर को
और इसको आप याद रखना कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है कि जो स्वर्ण मंदिर है ये चर्चा में क्यों रहा है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? आप सारे लोगों को पता है, पंजाब के अमृतसर शहर में है। और अभी इसलिए चर्चा में रहा है कि सरकार ने अभी इसको क्या दे दिया है, जो विदेशी विनिमय यानी कि जो विदेशी मुद्रा इस मंदिर को दी जाती है, प्राप्त होती है, उस विदेशी अंशदान का अब ये क्या कर सकते हैं? विनियमन कर सकते हैं। तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है FCRA। तो इसके तहत क्या किया गया है कि जितना भी फंड स्वर्ण मंदिर को विदेशों से प्राप्त होता है, अब ये इस फंड का प्रयोग अपने कार्यों के लिए, चिकित्सा कार्यों के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए कर सकता है। पहले नहीं कर सकता था, तो अब सरकार ने इसको इस फंड के तहत यानी कि इस अधिनियम के तहत ये अधिकार दे दिए हैं कि जितना भी इसको पैसा प्राप्त होगा विदेशों से उसका ये प्रयोग कर सकता है। दूसरा आता है आपका कि सिंगापुर इस समय क्यों चर्चा में है? तो देखिए, सिंगापुर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सिंगापुर ने अभी विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया है। क्या किया है? विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपको क्या कहोगे? सिंगापुर है। तो सिंगापुर कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। सिंगापुर की अगर आपसे मुद्रा पूछ ले तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर है। और इसके राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तब क्या कहोगे? देखिए, ये चीज़ें भी कई बार आ जाती है कि डायरेक्ट जिस उद्देश्य के साथ या जिस वजह से कोई देश चर्चा में रहता है उसको सवाल ना पूछ करके उसका राष्ट्रपति पूछ लेगा, उसकी मुद्रा पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो ली सीन सुंग, कौन है? ली सीन सुंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इनको भी आप याद रखना अच्छे तरीके से, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, पर डे 5 से 7 पॉइंट आपको मिलेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी के सारे टॉपिकों को भी पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ के निकल रहे हो। एक बार अच्छे से इनको पढ़ जाओगे तो जब एग्जाम में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है मेघालय। तो जो मेघालय है वो क्यों चर्चा में रहा है? तो देखिए, मेघालय में क्या किया गया है हाल ही में कि जो भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना प्रारंभ की गई है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि देखिए, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर 150 करोड़ के पोर्क का जो मांस है, सुअर का जो मांस है, वो आयात किया जाता है। तो 150 करोड़ के पोर्क मांस के आयात को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सुअर पालन परियोजना को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि अब ये 3 वर्षों में अपने आयात को कम करेंगे और आत्मनिर्भर बनने के दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परियोजना है, तो परियोजनाओं से भी सवाल या योजनाओं से, कार्यक्रमों से भी सवाल आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका हैरिस तूफान। तो हैरिस तूफान क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि अभी इसने 2 देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक तो जापान है और एक दक्षिण कोरिया है। कौन कौन से देशों में आया है ये? जापान और दक्षिण कोरिया में। इनके नाम आपको याद रखने हैं कि हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है? जापान और दक्षिण कोरिया को। अगला पॉइंट आ रहा है आपको असोल चीनी अभियान। तो असोल चीनी अभियान क्या है? ठीक है, तो देखिए, जो असोल चीनी अभियान है ये बांग्लादेश सरकार ने अभी शुरू किया है। किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने।
इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से शुरू किया गया कि जो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें पेश की जाती हैं उनके खिलाफ बांग्लादेश सरकार ने असोल चीनी अभियान को प्रारंभ किया है। ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। और इसके तहत ये जुटाएगा कि कौन से तथ्य सत्य हैं, कौन से तथ्य झूठ हैं और उनको लोगों तक प्रोवाइड करवाना, ठीक। अगली आ रही है सफल ऋण योजना। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। सफल ऋण योजना का जो पूरा नाम है वो है आपका सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। इसके तहत जो ये किसने लॉन्च की है? भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने। पहला पॉइंट ये बनेगा, या तो नाम पूछ सकता है पूरा, या किसने लॉन्च की है? एसबीआई ने लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है? कि जितने भी किसान हैं अगर वो जैविक कपास का उत्पादन करते हैं तो जैविक कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या जैविक कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन प्रारंभ किया है। और ये लोन ऐसे किसानों को दिया जाएगा जिनके ऊपर पहले से कोई लोन नहीं होगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में अधिक से अधिक जैविक कपास का उत्पादन किया जाए। लास्ट पॉइंट है अपना वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से किस तरीके से सवाल आ सकता है आपका? यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भारत ने पहली बार किन्हीं दो देशों के साथ में मिलकर के वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो इसमें भारत के साथ कौन कौन से देश हैं आपको वो याद रखने हैं कि जो भारत की वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता है ये किन किन देशों के साथ में प्रारंभ हुई है? ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस, यानी कि ये 3 देश हैं जिन्होंने पहली बार वर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता को कंप्लीट किया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। और इनको अच्छे तरीके से नोट करते हुए इनका एक बार डेली रिवीजन करिए ताकि एग्जाम में आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिले। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।